नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो जो हमने पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने नीति यानी कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, जिससे हमको ये पता चले कि हमारी तैयारी जो है किस डायरेक्शन में चल रही है। यानी कि जो मैंने नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो डीपीएसपी का लेक्चर लिया है उससे उसको पढ़ के आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में 8 क्वेश्चन होंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आएगा कि हर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ उस टॉपिक के बाद आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएं, अगर ये सेशन आपको पसंद आएगा तो फिर इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी और निरंतर ये क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हमने जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ा है अब उसमें हम देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें पूछा हुआ है, ये यूपीपीसीएस और आरओ का 2017 और 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। ठीक है, आप बताइएगा कि कौन सा है। तो चलिए इसका हम डिटेल देख लेते हैं। मैंने पूरे बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया था, आप जाके उसको फिर से देख सकते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं जा रहे हैं तो स्कोर अपना जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। देखिए इसने बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इस सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं था। अब देखिए धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, ये आप इसको कॉमन सेंस से भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता होगा तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो जाहिर सी बात है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। किसी भी चीज में ये नहीं कहा गया, किसी भी कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि हमारी कंट्री जो है ये एक धर्म है, मतलब कि एक धार्मिक कंट्री है, यानी कि एक धर्म के वर्चस्व पर चलती है, ऐसा नहीं है। हमारी मतलब इसमें धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि ये जो राज्य है हमारे यहाँ किसी भी धर्म को नहीं माना जाता, सारे धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। सारे धर्म अपने अपने लोग जो मतलब उनको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं जिस धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ धार्मिक राज्य की स्थापना करना कभी नहीं कहा गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर सी है। बताइएगा कि इनके लोगों का सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें पूछा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है, 1 मिनट, हाँ देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। यानी कि कल्याणकारी राज्य की राज्य का मतलब कल्याणकारी राज्य हो ऐसा किस चीज में कहा गया, तो नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। और इस चीज से क्योंकि हम नीति निर्देशक तत्व ही डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी आंसर आप सही ही कर लेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन सारे आंसर मतलब कि सारे टॉपिक एकदम मिक्स करके दिए जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी। लेकिन अगर हम नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएस में डिस्कस कर रहे हैं तो सबको पता चल जाएगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें बताया गया कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो देखिए 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा के अवसर, समता उपलब्ध कराए, जो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य का विचार है। ठीक है, और तथापि यदि दोनों एक चयन का विकल्प ना हो, मतलब दोनों में अगर चयन का विकल्प ना हो तो क्या हो, उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। अगर दोनों हो, विकल्प में प्रस्तावना और
प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों हो तो आपका आंसर डीपीएसपी होगा, लेकिन अगर डीपीएसपी नहीं प्रस्तावना है तो इसका आंसर प्रस्तावना होगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों में बात की गई तो इसमें क्योंकि प्रस्तावना भी है तो इसमें हमारा आंसर किस में होगा, इसमें होगा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होता तब फिर आपका आंसर प्रस्तावना होता। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये दो आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन अभी हाल ही का है, ज़्यादा दिन का नहीं हुआ। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। देखो हर क्वेश्चन मतलब कि हर एग्जाम में ऐसा नहीं जरूरी कि बहुत टफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं सूची। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, और इसका डिस्कशन हम लोग अभी कर चुके हैं, जाहिर सी बात है पूरा इसको हमने एक बार पढ़ लिया है, आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से ली है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया है। आप लोग उसको देख के फिर भी ये वीडियो सॉल्व कर सकते हैं कि आप कितना सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया, झारखंड पीसीएस प्री 2023 में भी पूछा गया, सॉरी ये 2013 होगा। ठीक है, 23 नहीं होगा, 2013 है। यूपी लोअर पीसीएस सब 2015 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, आयरलैंड। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बताया गया कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 में, यानी कि मैंने बताया था अपने वीडियो में बताया था कि जो संविधान के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार BN राव, उन्होंने कहा था 1937 में ऐसी कुछ धारणा पेश की थी कि उनको एक नीति निर्देशक तत्व यानी कि मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 जैसी कुछ बातें की थी। तो उसमें ये आयरलैंड से लिया गया था। आप इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती, आपको अगर मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल जाननी है तो वो वीडियो जाके देख लें। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान में अनुसरणीय इस भाग का पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकार और सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा था। तब ये आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए कुछ लिमिट होती है कि मतलब अब मैं वो नीति निर्देशक तत्व जो मतलब एक वीडियो में मैंने खाली उन्हीं के बारे में बातचीत की है, 2 वीडियो तय आई थी उसकी, तो इसके बारे में इसमें बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि वीडियो बहुत लॉन्ग है। तो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कैसा मतलब कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका डी, आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 5 नंबर 5वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। वही क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2005 में और 1994 दोनों में पूछा गया है। तो यूनाइटेड किंगडम, USA, आयरलैंड, जापान। आपको बताने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि 100% इस क्वेश्चन का आंसर सही दोगे आप लोग। तो आयरलैंड। ठीक है, और इसका डिटेल यही सारी चीज़ें हैं जो अभी हम बता चुके हैं। 1937 में BN राव ने कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि मतलब अगर हमको कुछ अधिकार दिए जाते तो हमारा कुछ कर्तव्य भी होता है। जैसे कि फैमिली में हमको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, स्पेशल हमारे मम्मी पापा के बच्चे या बच्चियाँ होने की वजह से हमको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, तो हमारा भी कुछ फैमिली के प्रति कर्तव्य बनता है। ठीक है, उसी प्रकार देश के नागरिक होने के कारण हमको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं यानी कि मौलिक अधिकार, तो हमारा देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो ये है आपके नीति निर्देशक तत्व। चलिए ये छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्या पूछ रहा है, इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार। ये यूपी पीसीएस प्री 1998 का क्वेश्चन है और मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक DPS में यानी कि ऐसा मतलब कहा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है कि आप मतलब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कि आप मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमको समान वेतन नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चीज़ में अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि एक टीचर है, वो भी लेडीज़ भी और जेंट्स भी एक ही पोस्ट पर हैं, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर ये सब चीज़ों को मतलब कि नहीं मानता क्योंकि ये राज्य के लिए है और ये मौलिक अधिकार है भी नहीं। तो मैंने पढ़ाया था कि अगर इसका उल्लंघन होगा तो आप इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें बताया हुआ है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष
पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना मतलब होना चाहिए। और ज्ञातव्य है कि संविधान में अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। और उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना के अनुच्छेद 39 घ में आलोक के अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने का समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 39 घ में है। और कब किया था ये भी याद रखिएगा, सरकार ने कब किया था, तो 1976 में किया था। और केस कौन सा था, तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 का केस था जिसमें ये कहा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 39 का घ। तो ये फिर आपका 7वां क्वेश्चन, इसको बताइएगा कि आप लोगों का मतलब कितना सही गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार नहीं, ये हम जल्दी से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़िएगा कि हाँ पूछा नहीं पूछा। हम लोग थोड़ी थोड़ी लापरवाही में क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। तो बताइएगा, अभी हमने इसको जस्ट डिस्कस किया, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, यूपी पीसीएस मींस 2014 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें 39 घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों में मौलिक अधिकार है। ठीक है, शेष विकल्पों में शेष विकल्प मौलिक अधिकार में संबंधित मौलिक अधिकार से। तो देखिए उत्पीड़न के खिलाफ उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी मौलिक अधिकार। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, डीपीएसपी है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो क्वेश्चन इसमें फिर बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या सिर्फ मैंने इसलिए बनाई कि आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। अब चलिए ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ, आप ये बताइए कि पंचायत का मतलब जो पंचायत है वो क्या है, समाजवादी है, उदारवादी है या फिर गांधीवादी है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग बताइएगा। तो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपका है बीपीएससी मतलब 66वीं बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें 5 ऑप्शन कंपलसरी रहते हैं। जो बच्चे बीपीएससी नहीं रहते बता दें कि उसमें 5 ऑप्शन कंपलसरी रहते हैं, जिसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन जो ही होता है ये सब में रहता है। तो अब इस बार से माइनस मार्किंग भी हो गई 1/4, यानी कि अभी तक माइनस मार्किंग बीपीएससी में नहीं होती थी लेकिन अब होती है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आंसर बी, यानी कि अनुच्छेद 40 अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए संबंधित है। तो बताइएगा, देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियों का प्राधिकार होगा जो स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। देखिए क्या है कि अब हर गाँव में मतलब कि हर गाँव में आपको ग्राम पंचायत देखने को मिल जाएगी, जिसमें कुछ गाँव लगे होते हैं और एक पंचायत होती है जिसमें कुछ गाँव लगे होते हैं। एक मुखिया होता है जिसको हम ग्राम प्रधान बोलते हैं, वो सारे कामकाज 5 साल के लिए देखता है, 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका स्कोर क्या है बताइएगा, आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक डिसलाइक करके फीडबैक दे सकते हैं, और अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो फिर बताइए कि आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही, ताकि इसमें और कुछ ऐड किया जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब चलिए ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।